सोनम की सांसें अनियमित थीं, उसका शरीर कांप रहा था और हर कुछ देर में वो बुदबुदाने लगती, ऐसे शब्द जो किसी लड़की के नहीं लगते थे। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया, बल्ब अपने आप झपकने लगे। दिलीप जी को उस वक्त ये अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी अब अकेली नहीं थी, उसके अंदर कोई और सांस ले रहा था। उस रात घर में अचानक तेज हवा चलने लगी, बिना किसी वजह के दरवाजे धड़ाम से बंद होने लगे। दीवारों पर टंगी तस्वीरें एक एक करके नीचे गिरने लगी। तभी सोनम का शरीर अचानक झटके खाने लगा। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से एक तरफ मुड़ गई। आंखें खुलीं, लेकिन उनमें कोई इंसानी चमक नहीं थी। पहला झटका। सोनम के मुंह से दो आवाजें एक साथ निकलने लगीं, एक लड़की की और दूसरी भारी मर्दाना। मुझे रोको मत। उसका शरीर फर्श से कुछ इंच ऊपर उठ गया। दिलीप जी और उनकी पत्नी डर के मारे पीछे हट गए। अचानक सोनम ने जोर से दीवार पर सिर मारा। खून नहीं निकला, लेकिन आवाज हड्डियां जमा देने वाली थी। वो जमीन पर घिसटते हुए उल्टी दिशा में चलने लगी। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी बनाकर फर्श को खरोंचने लगे। नाखून टूट गए, लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। मुझे अस्पताल में कैद करके रखा गया है। सोनम की आंखों से आंसू नहीं, काला पानी बहने लगा। उसका मुंह असामान्य रूप से फैल गया। मुझे अस्पताल से वापस ले आओ। मुझे मेरा शरीर लौटा दो। अचानक सोनम की पीठ पूरी तरह उल्टी दिशा में मुड़ गई। ऐसी आवाज आई जैसे हड्डियां टूट रही हों। कमरे की लाइट बार बार ऑन ऑफ होने लगी। तभी सोनम ने छत की ओर देखकर जोर जोर से हंसना शुरू किया। हंसी ऐसी जैसे कोई कब्र के अंदर से हंस रहा हो। मुझे मेरा शरीर चाहिए, दिलाओ मुझे, नहीं तो ये लड़की तड़प तड़प कर मरेगी। इतना कहकर सोनम का शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। पूरे कमरे में सन्नाटा, बस उसकी सांसों की आवाज और एक गहरी फुसफुसाहट। समय बहुत कम है, मेरे बेटे को बुलाओ। और यही वो पल था जब दिलीप जी समझ गए, ये कोई बीमारी नहीं, ये एक अधूरी आत्मा का तांडव था। दिलीप जी ने आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाया। कमरे में हवन कुंड जलाया गया। धुआं धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगा। सोनम फर्श पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें सोनम की नहीं थीं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम भूत पिशाच निकट न आवे। अचानक सोनम का शरीर तेजी से कांपने लगा। उसकी गर्दन झटके से पीछे मुड़ गई और फिर वो तांत्रिक पर झपट पड़ी। हवन कुंड पलट गया। आग की चिंगारियां चारों तरफ बिखर गईं। सोनम की आवाज भारी और गूंजती हुई हो गई, तू मुझे निकाल पाएगा? उसने तांत्रिक का गला जोर से पकड़ लिया। तांत्रिक की आंखें फटने लगीं। कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी। दिलीप जी और उनका परिवार डर के मारे दीवार से चिपक गए। किसी तरह तांत्रिक ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला तोड़ी और सोनम के माथे से छुआ दी। सोनम जोर से चीखी, ऐसी चीख जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। तांत्रिक ने कठिनाई से सांस लेते हुए कहा, तू कौन है? अपना नाम बता। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर सोनम के मुंह से धीरे धीरे शब्द निकले, किशोर लाल। दिलीप जी का दिल धड़कना भूल गया।
तांत्रिक ने गंभीर नजर से दिलीप जी की ओर देखा। क्या आप किसी किशोर लाल को जानते हैं? दिलीप जी कांपती आवाज में बोले, हाँ, हमारे पड़ोसी शशांक जी के पिता। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, वो अभी अस्पताल में है, पूरा परिवार वहीं है। तांत्रिक की आंखें और गहरी हो गईं। तुरंत शशांक जी से संपर्क कीजिए, क्योंकि आपकी बेटी में जो आत्मा सवार है वो कोई और नहीं, शशांक जी के पिता की है। ये सुनते ही दिलीप जी के हाथ कांपने लगे। उनके माथे पर पसीना आ गया। अगर किशोर लाल अस्पताल में हैं, तो फिर उनकी आत्मा यहां कैसे? क्या अस्पताल में कुछ छुपाया जा रहा है? क्या सच आईसीयू की दीवारों के पीछे दफन है? दिलीप जी ने कांपते हाथों से शशांक जी को फोन मिलाया और उधर अस्पताल में एक और सच्चाई सामने आने वाली थी। दरवाजा तेजी से खुला। शशांक जी घबराए हुए अंदर दाखिल हुए। कमरे में धुआं फैला था, हवन की राख बिखरी हुई और बीच कमरे में जमीन पर बैठी थीं सोनम। लेकिन वो सोनम नहीं लग रही थीं। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, और जैसे ही उसने शशांक जी को देखा, वो अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। वो शब्द जो दिल चीर दें, भारी कांपती आवाज में, बेटा। पूरा कमरा सन्न हो गया। तू आ गया, मुझे घर ले चल, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। ये आवाज, ये लहजा, ये पुकार शशांक जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उनके पिता किशोर लाल की ही आवाज थी। शशांक जी की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? वो तो अस्पताल में हैं, आईसीयू में, उनका इलाज चल रहा है। कमरे में एक अजीब सी हंसी गूंजी, खुरदुरी, डरावनी। सोनम का चेहरा अचानक मुस्कुराने लगा, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। तांत्रिक ने आंखें बंद की, मंत्र फुसफुसाए और फिर धीरे से बोला, सच्चाई सुनने की ताकत है आप में। शशांक जी सन्न खड़े थे। तांत्रिक की आवाज और भारी हो गई। आपके पिता 8 दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और इस समय उनकी आत्मा इस लड़की के शरीर में है। कमरे की हवा जैसे जम गई। अगर पिता 8 दिन पहले मर चुके हैं, तो अस्पताल में कौन है? आईसीयू में किसका इलाज चल रहा है? और 7 दिन से शशांक जी किस उम्मीद के सहारे कांच के उस पार खड़े थे? क्या अस्पताल कोई भयानक सच छुपा रहा है? क्या शशांक जी अब तक एक झूठ जी रहे थे? और अगर आत्मा सच कह रही है, तो फिर आईसीयू की मशीनें किसके लिए बीप कर रही हैं? शशांक जी दिलीप जी के साथ सीधे अस्पताल पहुंचे। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, सच क्या है? वही सफेद दीवारें, वही ठंडी हवा, वही नकली सन्नाटा। शशांक जी ने आईसीयू के दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। आज मुझे अंदर जाना है। नर्स घबराई, सर आप ऐसा नहीं कर सकते। 7 दिन हो गए, शशांक जी गरजे। हर बार बाहर से दिखाया गया, आज मैं अपने पिता को पास से देखूंगा। स्टाफ एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में घबराहट साफ थी। डॉक्टर जल्दी जल्दी बाहर आए। आप शांति रखिए, पेशेंट क्रिटिकल है। शशांक जी ने कॉलर पकड़ लिया। क्रिटिकल है या कुछ और छुपा रहे हैं आप लोग? मामला बढ़ता देख दिलीप जी ने पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस अस्पताल पहुंची। आईसीयू का दरवाजा पहली बार जबरन खोला गया। अंदर मशीनें चल रही थी, मॉनिटर बीप कर रहा था, लेकिन बेड पर जो शरीर था वो हिल भी नहीं रहा था। पुलिस ने चादर हटाई और जैसे ही चेहरा सामने आया, कमरे में सन्नाटा छा गया। किशोर लाल जी का शरीर बिल्कुल ठंडा था। डॉक्टर की रिपोर्ट निकाली गई।
और सच्चाई सामने आई। उनकी मौत 8 दिन पहले ही हो चुकी थी। 8 दिन, पूरे 8 दिन आईसीयू में एक मृत शरीर रखा गया। मशीनें सिर्फ नाटक कर रही थी। जांच में पता चला हॉस्पिटल स्टाफ सरकारी हेल्थ कार्ड की पूरी रकम हड़प करने के लिए मृत शरीर को आईसीयू में रखे हुए थे। परिवार को झूठे अपडेट दिए जा रहे थे ताकि बिल पूरा वसूला जा सके। शशांक जी वहीं फर्श पर बैठ गए। तो मैं 7 दिन से किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? उनकी मां रोते रोते बेहोश हो गईं। और उसी पल शशांक जी को तांत्रिक की बात याद आई। उनकी आत्मा मुक्ति चाहती है। अगर शरीर 8 दिन से बिना अंतिम संस्कार के पड़ा था, तो क्या यही वजह थी कि आत्मा भटक रही थी? और अब क्या वो शांत होगी या कुछ और होने वाला है? पुलिस जांच के बाद अस्पताल के बाहर लाल रंग की पट्टी लगा दी गई, सीज्ड बाय पुलिस। मीडिया जमा हो गई। लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे, इंसानियत बेच दी इन्होंने। मरे हुए को आईसीयू में रखा। डॉक्टर और स्टाफ पुलिस की गाड़ी में बैठाए जा रहे थे। और उसी वक्त शमशान की ओर एक और लड़ाई शुरू होने वाली थी। रात गहरा चुकी थी। किशोर लाल जी का शरीर चिता पर रखा गया। शशांक जी की आंखें सूखी थीं। आंसू शायद अब अंदर ही जम चुके थे। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखिए, जब तक शरीर अग्नि में विलीन नहीं होगा, आत्मा शांत नहीं होगी। जैसे ही शशांक जी ने चिता को अग्नि दी, तेज हवा का झोंका उठा। लपटें अचानक असामान्य रूप से ऊंची हो गईं। आसमान में बादल गरजे। सोनम अचानक बिस्तर से उछलकर बैठ गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली और वो चीखने लगी, नहीं, मुझे मत जलाओ। उसकी चीख लगातार गूंज रही थी। शमशान में जैसे जैसे आग तेज होती जा रही थी, वैसे वैसे सोनम की चीखें और भयानक होती जा रही थीं। वो जमीन पर तड़प रही थी। उसके हाथ पैर ऐसे मुड़ रहे थे जैसे किसी ने अंदर से खींच रखा हो। मेरा शरीर मुझे चाहिए, तांत्रिक ने कहा। जल्दी कीजिए, आग को शांत मत होने दीजिए। कुछ देर बाद शमशान में लपटें कमजोर पड़ने लगीं। आग सामान्य हो गई। तांत्रिक ने मंत्रों के साथ अस्थियों पर गंगाजल डाला। उसी पल सोनम ने एक लंबी, हड्डियां जमा देने वाली चीख मारी। घर की खिड़कियों के शीशे चटक गए और उसका शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। शमशान में हवा शांत हो गई। तांत्रिक ने धीमे स्वर में कहा, अब उन्हें मुक्ति मिल गई। अगली सुबह सोनम ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सब सामान्य था। उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन सोचिए, अगर उस दिन सच सामने न आता, अगर अंतिम संस्कार न होता, तो क्या वो आत्मा कभी शांत होती या फिर किसी और शरीर की तलाश में भटकती रहती?